कूलाम का नियम। इसमें क्या होता है बताओ? इसमें होता है कि दो आवेशों की, इसमें कौन दिया था? ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं और उनका नाम क्या था? कूलाम। 1875 ईस्वी में वो कूलाम का नियम दिए थे। उसने ये कहा था कि दो कोई आवेश होगा और दो स्थिर आवेश, वो गति नहीं रहेगा, ठीक है ना। इनके बीच का दूरी क्या है? r है। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, तो ये क्या हो जाएगा? इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती बोलो चाहे अनुक्रमानुपाती बोलो, बात एक ही है। तो इसलिए ये ऊपर है, इसे क्या बोलोगे? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती? क्रमानुपाती, ठीक है। इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आप लोग ऐसे ही लिखोगे व्युत्क्रमानुपाती, मतलब जो हम परिभाषा बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ आपका यही जो है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण लगने वाला बल होगा। तो फिर से समझ लीजिए, आप इक्वल टू में क्या बन जाएगा तब यहाँ पर इसके समानुपाती को हटा करके यप इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। आप समझ पा रहे होगे ना। यहाँ पर इसका मान क्या होगा? एक ये नियतांक है, स्थिर होता है इसका मान, तो क्या बोलोगे? 9 इंटू में 10⁻9। इसका मात्रक देखिए, जब आप इसका मान निकालोगे तो ये दोनों इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा F, यहाँ पर R ऊपर आ जाएगा और नीचे जो Q1 Q2 नीचे हो जाएगा। इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इसका आपका मात्रक हो जाएगा। लेकिन इसका मात्रक तो क्या आपको पता है? इसका मात्रक सिर्फ क्या है? न्यूटन है, ये बल है ना। चलिए ठीक है, ये आपका निर्वात का विद्युतशीलता, ध्यान दीजिएगा, निर्वात का विद्युतशीलता। निर्वात का विद्युतशीलता, मान लीजिए यहाँ पर दो आवेश है, थोड़ी कंसेप्ट को समझते रहिएगा। इनके बीच क्या है? इस समय वायु है। क्या है? वायु है। तो वायु का विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, यानी वायु का विद्युतशीलता क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। तब उस समय आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा, जो आपको अभी मैंने बताया है, अगर ये r दूरी पर है तो वो फार्मूला आप वही लगा दोगे। इसका मतलब ये हुआ आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दोनों आवेशों के गुणनफल बट्टे में इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो क्लियर हो गया है। लेकिन आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आप लिखे हो एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखे हो? एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब वायु का क्या है? विद्युतशीलता है। बात समझ रहे हो? वायु का क्या है? विद्युतशीलता। लेकिन अगर क्या हो, अगर यहाँ पर पूछ पड़े कि अगर कोई हम के परावैद्युतांक का माध्यम रख दें, क्या रख रहे हैं? के परावैद्युतांक का माध्यम का कोई माध्यम रख दें, आराम से समझिएगा, तभी आप न्यूमेरिकल हल कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे Q1 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q2। इनके बीच का दूरी मान लीजिए कितना यहाँ पर? ये r ही है, ठीक है। इनके बीच का दूरी क्या है? r ही है। तब आप क्या करोगे बाबू ना, के परावर्तन का जो माध्यम है इसको आप विद्युतशीलता में बदल दोगे। किस में बदल देंगे? विद्युतशीलता में। ध्यान दीजिएगा, तो जब विद्युतशीलता में बदल देंगे तो आप क्या लिखेंगे? इसको आप विद्युतशीलता, कहाँ का विद्युतशीलता? के परावर्तन के माध्यम में विद्युतशीलता, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वायु, मतलब वायु का विद्युतशीलता में आपको परावर्तन का गुणा कर दोगे तो इस माध्यम का विद्युतशीलता निकल जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, वायु के विद्युतशीलता में आप परावर्तन का जब गुणा कर दोगे तो माध्यम का विद्युतशीलता निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आप इसका प्रयोग करोगे। ध्यान से समझो, तब लगने वाला जो बल होगा F इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू में Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। अब एप्सिलॉन के जगह पर क्या रख देंगे? एप्सिलॉन नॉट इंटू में के।
स्पाइलन नॉट इंटू में के। तब ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 1 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई स्पाइलन, यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉट इंटू में के। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों का गुणा करने पर माध्यम का विद्युतशीलता निकल रहा है। बात समझ में आ गया? तो फिर क्या हो जाएगा इंटू में, यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो अब आप करोगे क्या बाबू ना, इन दोनों का अगर आपको ये इस पर हो सकता है न्यूमेरिकल आपका लग गया तो लग जाएगा, तो आप लगा लोगे। लेकिन कभी कभी ना मतलब वायु के विद्युतशीलता के अनुपात में माध्यम में आपका ये अनुपात पूछ देता है। इसके अनुपात में जैसे आप सॉल्व करोगे तो मान लीजिए आपका वायु में लगने वाला बल F0 है, वायु में लगने वाला बल क्या है F0 है, हम कह देते हैं। अब फिर क्यों माध्यम में लगने वाला बल क्या कह सकते हैं Fk है, समझने के लिए कुछ देर के लिए। तो करोगे क्या, इन दोनों को भाग दे दो आप, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। तो वहाँ से जो फार्मूला बन के निकलेगा उस फार्मूला से न्यूमेरिकल हमेशा ही आता है। बात समझ में आ गया? हमेशा ही आता है। इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ देखोगे F0 अपान, भाई भाग देने की मैं बात कह रहा हूँ, यानी क्या हो जाएगा बायां पक्ष के बट्टे में बायां पक्ष, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर ये Fk, ठीक है ना। अब फिर क्या हो जाएगा बट्टे में इधर साइड का क्या हो जाएगा बराबर, देखिएगा 1/4 पाई स्पाइलन में नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। फिर क्या करोगे यहाँ पर इसके भाग दे दोगे, तो 1/4 पाई स्पाइलन नॉट इंटू में K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। बोलो बात सही कि नहीं? तो मैं क्या करता हूँ बाबू, यहाँ से ये देखो कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, लेकिन एक बट्टे में स्पाइलन नॉट बचा, ऊपर एक बट्टे में एक बचा, तो इसका मतलब F0 अपान में Fk इक्वल टू में ये के ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा के ऊपर, तो बट्टे में एक आ जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझ लो, ध्यान से देखो, ऊपर क्या बचा है एक बट्टे में एक, नीचे क्या बचा है एक बट्टे में के, तो नीचे का सबसे ऊपर ये वाला यहाँ आ जाएगा। मैं जैसे जैसे तीर लगाया हूँ ना वैसे वैसे ही ये काम करता है, यानी नीचे का क्या हो जाएगा सबसे ऊपर, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा F0 अपान में Fk इक्वल टू में क्या बन जाएगा के। अब देखो इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे तो ये बन जाएगा F0 इक्वल टू में Fk इंटू में के। बाबू ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ मैं कहना ये चाह रहा था कि जो आपका माध्यम में जो लगने वाला जो बल है, माध्यम में जो लगने वाला जो बल है वो आपका कम है वायु में लगने वाला बल से, यानी ये क्या हो जाएगा ये कम है, ये वाला अधिक होता है। जब यहाँ पर कुछ मान रख दोगे तो ये क्या होता है, ये वाला अधिक होता है, ये वाला कम होता है। तो इसका मतलब हमको बराबर करने के लिए हमको माध्यम में लगने वाले बल में कुछ का गुणा करेंगे, तो जब कुछ गुणा करेंगे तभी वायु में लगने वाला बल के बराबर आएगा, और जिस संख्या का गुणा करेंगे ना वही हमारा के परावर्तांक होता है। बात समझ में आ गया? वही हमारा क्या होता है के परावर्तांक होता है। तो आपका यहाँ से बहुत बेसिक कंसेप्ट का न्यूमेरिकल बन जाता है। तो क्या पूछेगा मैं एग्जाम में बताता हूँ, मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से। दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो 18 न्यूटन है, ठीक है ना, वो किसमें है वायु में। तो अगर हम इसे कितने परावर्तांक के माध्यम में रख दें कि इनका लगने वाला जो बल हो जाए वो 3 न्यूटन हो जाए, ये आपका सवाल कहता है। तो आप इसे क्या करोगे, मान लीजिए हमारे पास ये वायु में लगने वाला बल कितना 18 न्यूटन, इसका मतलब क्या है F0 का मान कितना दे दिया 18 न्यूटन। अच्छा, और यहाँ पर पूछना चाह रहा है कि निर्वात में जो आपका के परावर्तांक के माध्यम में जब रखा जा रहा है तब लगने वाला जो बल दिया है कितना दिया है 3 न्यूटन। बोली बात सही है ना। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि के का मान यहाँ पर कितना होगा। तो क्वेश्चन ये होता है यहाँ पर कि यहाँ पर लगने वाला जो बल है, जो के परावर्तांक का लगने वाला जो बल है वो हमेशा माध्यम की वायु से कम ही होगा। चलिए ये क्या होगा, वायु से कम होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें कुछ संख्या का गुणा कर देंगे। अब वो किसका गुणा करेंगे, परावर्तांक का। बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप रख के सॉल्व करोगे मान को, तो आप ध्यान दो इसको, आप इसको इधर कर दीजिएगा नीचे, तो F0 अपान में क्या हो जाएगा F है, यहाँ पर क्या हो जाएगा के, इस गलती में के परावर्तांक का मान निकल जाएगा। देखिए कि यहाँ पर मान दे रखा हुआ 18 और यहाँ पर दे रखा हुआ उसका मान 3, तो काट देंगे कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब परावर्तांक का मान कितना आ जाएगा 6 परावर्तांक का माध्यम रहेगा, इसका कोई मात्र नहीं।
ठीक है ना। 6 परावर्तन का माध्यम में रख दोगे तो मान जो होगा 18 से 3 हो जाएगा। ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये कहता है कि मान लीजिए कोई बायडू क्षेत्र है, ठीक है, इसमें क्यू कूलाम परीक्षण आवेश को हम रख रहे हैं। जैसे क्यू कूलाम का परीक्षण आवेश को अगर रख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ बल लगने लगेगा, ठीक है ना। और वो बल जो है परीक्षण आवेश पर जो लगने वाले मान के निष्पत्ति को इस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना। तो परिभाषा फिर से सुन के अपने कापी पर लिख लीजिए कि बायडू क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश की मान के निष्पत्ति को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ में आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा उसका कैपिटल ई से दिखाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या हो गया कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल इस बिंदु का क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें कोई एक बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, ये कोई बिंदु है और यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर क्यू नॉट है, इनके बीच लगने वाला जो बल है वो क्या है, एफ है, और ये आर दूरी पर है। ठीक है, ये आर दूरी पर है। तब यहाँ पर लगने वाला बल क्या होगा, मैं आपको फार्मूला अभी मैं समझाया हूँ। एफ इक्वल टू में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये वाला क्यू और ये हो जाएगा क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर, बोल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ये आपको पता है अगर हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, मतलब इसके द्वारा जो फ्लक्स यहाँ पर जा रहा है, बात समझ में आ गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मतलब होता है, इसके द्वारा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्षेत्र क्या है, इसका मतलब ये होगा यहाँ पर जो आवेश है परीक्षण आवेश जो रखे हैं इस बल में आप भाग दे देंगे तो आपका यहाँ का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। तो जैसे अगर आप भाग देंगे तो यहाँ पर भी भाग देंगे, तब आप देखेंगे ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई आ जाएगा वो आपका एफ अपान में क्यू नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये आपका केवल क्यू बचा है, अपान में क्या बच गया, आर स्क्वायर बच गया है। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो इसका मतलब सीधे सीधे हम ये बात कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई बिंदु है जो क्यू आवेश है, यहाँ पर आर दूरी पर बिंदु कोई पी है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है ई पी। तो आप क्या लिख सकते हैं, ई पी स्थिति में क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ का आवेश अपान में इनकी बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होता है, इसकी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये आप समझ लिए होगा कैसे कैसे मैं इसको सिद्ध कर रहा हूँ, कैसे कैसे मान को ला रहा हूँ। लगने वाले बल को हमने यहाँ पर ऊपर रखा है तो मेरा क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तब मेरा ये फार्मूला आ गया कि तीव्रता। अब हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था, यहाँ पर ये केवल एक आवेश था, ठीक है ना, एक आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। अभी मैंने समझाया इसी बात को, लेकिन इसके आगे क्या है उसको समझाने के बाद वो समझाना आसान हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना थी, जिसका हम नाम दे देते हैं ईपी। तो अभी भी मैंने समझा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपान में आर स्क्वायर आ जाएगा, जो हम सभी लोग समझ चुके हैं। अब आपको ये बात बता दूं, इस आवेश के जगह पर अब हम ले लेंगे द्विध्रुव। क्या ले लेंगे, द्विध्रुव, ठीक है ना। तो द्विध्रुव में क्या होगा, आपके पास दो आवेश रहेगा, मतलब समान परिमाण के दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार के बने निकाय को द्विध्रुव कहते हैं। बोलो बात क्लियर हो गया। मैं फिर से कहता हूँ कि द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण के विपरीत आवेश, मतलब एक प्लस हो और एक माइनस हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, इनके बीच का दूरी क्या हो, बहुत कम हो, हम इसको डी दे देते हैं, ठीक है ना।
तो ये हमारा जो घटना जो बन रहा है, ये जो बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन अगर एक आवेश को लेकर के और इनकी बीच का दूरी को अगर गुणा कर देते हैं तो वह द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो मतलब ये आप लोग यही परिभाषा लिखोगे, कहीं बाहरी का परिभाषा नहीं लिखोगे, आप लोग यही लिखोगे यहाँ पर कि समान परिमाण, देखो मतलब यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है, तथा विपरीत आवेश चाहे विपरीत प्रकृति के, मतलब एक प्लस और एक माइनस, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार के बने निकाय, यानी ये जो कुछ बन गया है इसे क्या बोलेंगे, द्विध्रुव बोलेंगे। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। अब आपको मैं आगे बताऊंगा। द्विध्रुव आघूर्ण किससे दिखाते हैं, स्मॉल p से। इसका मान क्या बताए हैं कि द्विध्रुव के एक आवेश, ठीक है ना, इनके बीच का दूरी क्या है, यहाँ पर ये d है, इनके गुणनफल को क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए d के जगह पर 2d लिख देते हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल में सहायक होता है। बात समझ में आ गया। तो चलो हम लोग आगे चित्रण जस्ट समझते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर एक बिंदु आवेश के जगह पर क्या ले लेंगे, द्विध्रुव ले लेंगे। अब इसके जगह पर हम यही मान रखेंगे, तब हम फार्मूला निकालेंगे, देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो वहाँ पर 3 हेडिंग बनेगा, चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बीच का दूरी क्या दे दिया, 2d दे दिया, ठीक है ना, 2d दे दिया। यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ पर माइनस Q है, इनके बीच का दूरी 2d हो गया। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, P का अंतिम क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये आप बोलोगे क्या कि एक आवेश और यहाँ पर इनके बीच का दूरी, जिसको आप कह सकते हो 2qd, ठीक है ना, ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण एक प्रकार का सदिश राशि है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप अदिश राशि मत बोलिएगा। द्विध्रुव आघूर्ण एक प्रकार का सदिश राशि है, चलिए समझिएगा। तो ये आपको एक द्विध्रुव आघूर्ण से एक अच्छी स्थिति में मतलब कहाँ, इसके अक्ष के कुछ दूरी पर, यानी बिंदु कोई P है, केंद्र से हमेशा दूरी देखा जाएगा, कहाँ से, केंद्र से। इसकी दूरी कितना हो जाएगा, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ये मान लीजिए पूछ रहा है। बात समझ में आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ये पूछ रहा है, कहाँ पर, EP। अब आपको ध्यान देना है, ये आपका द्विध्रुव है, जबकि आप इसके पहले केवल एक बिंदु आवेश को समझ रहे थे। इसका मतलब क्या लिखोगे यहाँ पर, ये EP इसकल्ती में क्या हो जाएगा, 1/4 πε0 इंटू 2p अपान में क्या हो जाएगा, r⁻3। आप इसको याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को लेकर। तो ये आपका पहला केस था, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए दूसरे केस में देखेंगे, निरक्षी स्थिति में, निरक्षी, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति बोल सकते हो, या दूसरा इसको बोल सकते हो अनुदैर्ध्य स्थिति। क्या बोल सकते हो, अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है ना, अनुदैर्ध्य स्थिति। अगर आपको मैं बता दूं दूसरा का क्या बोल सकते हो यहाँ पर, ये अपना निरक्षीय स्थिति। क्या बोलोगे यहाँ पर, ये निरक्षीय स्थिति। इसका और क्या हेडिंग दे सकते हो, अनुप्रस्थ स्थिति। अनुप्रस्थ स्थिति यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 2 कंडीशन होगा। जैसे मान लीजिए कोई आपका द्विध्रुव है, ठीक है ना, कोई मान लीजिए द्विध्रुव है, तो ये आपका कोई द्विध्रुव हो जाएगा, ये प्लस मान लीजिए यहाँ पर ये एक माइनस दे दिया जाता है, इनकी बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 2d। तो सेंटर से हम r दूरी पर ऊपर की तरफ, यानी r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यानी 2d जगह क्या है, बीच का दूरी है। तो ये सेंटर से यहाँ पर दूरी कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, ये वाला d हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको निगमन किया गया है सीधे, लेकिन आपको डायरेक्ट मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ये EP = में 1/4 πε0 इंटू, आप यहाँ लिखोगे P/r⁻3। ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बाबू खासियत क्या है कि यहाँ पर आप P, यहाँ पर 2p है और यहाँ पर केवल P है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैं आगे की तरफ देखूं, एक पहला केस का निरक्षित स्थिति में था, तो दूसरा का क्या, थीटा कोण पे आर दूरी पर, जैसे कोई द्विध्रुव आघूर्ण बन गया यहाँ पर ये, ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर ओ से, इस सेंटर से आप मान लीजिए कोई बिंदु यस है, तो यहाँ पे थीटा कोण पे आर दूरी पर, ठीक है, तो बिंदु पी यहाँ पर हमको क्या करना है, विदिशा की तीव्रता हमको जांच करना है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में पूछता है। यहाँ पर समझते रहिए, प्लस में क्यू और यहाँ पर जाएगा माइनस में क्यू। तो यहाँ पर क्या है, आर दूरी पर विदिशा की तीव्रता पूछ रहा है, थीटा कोण पे है, तब क्या पता होगा यहाँ पर ये ई पी इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पी, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर ये बताइए, आर पर अपान 3, पी आर पे अपान में क्या हो जाएगा 3 पर पावर 3, इसके बाद करड़ी में क्या हो जाएगा कि 3 कॉस इसका थीटा प्लस में 1, इसको आपको नोट करना है। जो यहाँ पर थीटा है वो आपका कॉस में स्क्वायर में 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल यहाँ पर ये पूछता है, इस वाले का फार्मूला।